हेलो फ्रेंड्स, आई गिव यू अ वार्म वेलकम टू एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, आज हम रोमांटिक पोइट्री पर एग्जाम में पूछे जाने वाले लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे। एंड हियर कम्स द आंसर। इंट्रोडक्शन। द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर begins with the publication of lyrical ballads in 1798. It is the age that falls between the neoclassical age 1660 to 1798 and the Victorian age 1837 to 1901. इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज की शुरुआत वर्ड्सवर्थ और कोलरीज द्वारा लिखे गए लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन के साथ 1798 में हुई थी और यह एज न्यू क्लासिकल एज के बाद और विक्टोरियन एज से पहले आया था। द पोइट्री ऑफ द रोमांटिक एज, दैट इज रोमांटिक पोइट्री, इज अ टाइप ऑफ पोइट्री विच एग्जिबिट्स सच फीचर्स एज सब्जेक्टिविटी, एस्केपिज्म, सुपरनेचुरलिज्म, हेलेनिज्म, मीडिएवलिज्म, लव फॉर नेचर, स्ट्रेस ऑन इमोशन एटसेट्रा। रोमांटिक एज में लिखी हुई पोइट्री, जिसे रोमांटिक पोइट्री भी कहा जाता है, ये ऐसी पोइट्री है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे सब्जेक्टिविटी, एस्केपिज्म, सुपरनेचुरलिज्म, लव फॉर नेचर, स्ट्रेस ऑन इमोशन। सब्जेक्टिविटी का प्रयोग करके पोइट अपनी खुद की पर्सनल फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है। एस्केपिज्म shows the poet's escape from the harsh realities of life. Supernaturalism इस नेचुरल वर्ल्ड से परे की दुनिया को दिखाता है। Hellenism is associated with Greek culture and civilization. Medievalism is the study of Middle Ages. Love for nature here means the romantic poet's love for natural surrounding. Stress on emotion. It means romantic poetry रीजन पर नहीं, इमोशन पर स्ट्रेस डालते हुए लिखी जाती है। न्यू काइंड ऑफ पोइट्री। न्यूनेस कैन इजीली बी सीन इन द पोइट्री ऑफ रोमांटिक एज। दिस न्यू काइंड ऑफ पोइट्री इज इन डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट टू दैट ऑफ न्यू क्लासिकल एज। इन द वर्ड्स ऑफ अ क्रिटिक, न्यू क्लासिकल पोइट्री इज पोइट्री ऑफ इंटेलेक्ट एंड रीजन, while romantic poetry is the product of emotions, sentiments and the voice of the heart of the poet. न्यूनेस को रोमांटिक एज की पोइट्री में इजीली नोटिस किया जा सकता है। ये वास्तव में एक नए प्रकार की पोइट्री है जो अपने से पहले आए एज यानी कि न्यू क्लासिकल एज की पोइट्री से तो बिल्कुल ही अलग है। एक क्रिटिक ने सही ही कहा है, न्यू क्लासिकल पोइट्री इंटेलेक्ट और रीजन पर आधारित है क्योंकि इसमें ज्यादा हार्ट से नहीं माइंड से लिखा जाता है, जबकि रोमांटिक पोइट्री इमोशंस और सेंटिमेंट्स पर आधारित होती है। रोमांटिक पोइट्री सही मायने में पोइट के दिल की आवाज होती है। रोमांटिक पोइट्री डिफरेंट फ्रॉम न्यू क्लासिकल पोइट्री। इन द 18th century, poetry was governed by set rules and regulations. Any deviation from those rules was disliked by the critics of that time. The first thing that we notice in the poetry of romantic revival is the break from slavery of rules and regulations. The romantic poets composed their poetry in freestyle without following the rules and regulations. According to William J. Long, the romantic movement was marked by a strong reaction and protest against the bondage of rule and custom. 18वीं शताब्दी की पोइट्री निश्चित नियमों और कानूनों द्वारा संचालित होती थी। जो पोइट थोड़ा भी उन नियमों से भटकता था उसे क्रिटिक्स द्वारा डिसलाइक किया जाता था। रोमांटिक पोइट्स ने अपनी पोइट्री फ्री स्टाइल में लिखी, बिना रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किए हुए। विलियम जे लॉन्ग के अनुसार रोमांटिक मूवमेंट उन नियमों के बंधनों के खिलाफ एक तीव्र प्रतिक्रिया और विद्रोह था। Here are some other points which distinguish romantic poetry from that of new classical age. The poetry of 18th century was concerned with clubs, coffee houses, drawing rooms and the social and political life of London. It was essentially
the poetry of town life. The poetry of romantic age is transformed from town to rural life and from artificial decorations of drawing rooms to the beauty of nature. यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो रोमांटिक पोइट्री को न्यू क्लासिकल एज की पोइट्री से अलग करती है। नंबर 1, 18th सेंचुरी की पोइट्री मुख्य रूप से टाउन लाइफ से रिलेटेड पोइट्री थी, क्योंकि ये टाउन्स में पाए जाने वाले क्लब्स, कॉफी हाउसेस, ड्राइंग रूम्स और लंदन की पॉलिटिकल लाइफ से संबंधित थी। दूसरी तरफ रोमांटिक एज की पोइट्री में टाउन लाइफ का नहीं बल्कि रूरल लाइफ का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसमें न्यू क्लासिकल एज में पाई जाने वाली ड्राइंग रूम की आर्टिफिशियल ब्यूटी का स्थान रियल नेचुरल ब्यूटी ले लेती है। नंबर 2, द रोमांटिक पोइट्री अनलाइक द पोइट्री ऑफ न्यू क्लासिकल एज स्टार्ट्स फोकसिंग ऑन द कॉमन लाइफ। The poets of the romantic revival take interest in the lives of common people, the shepherds and the cottages. न्यू क्लासिकल एज के विपरीत रोमांटिक पोइट्री कॉमन लाइफ पर फोकस करती है। रोमांटिक रिवाइवल से संबंधित कवि आम लोगों, शेफर्ड्स और कॉटेजेस वाली जिंदगियों का वर्णन करते हैं। नंबर 3, the 18th century is called the age of reason, but in romantic poetry reason and intellect are subdued and their place was taken by imaginations, emotions and passions. 18th सेंचुरी की एज को एज ऑफ रीजन के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन रोमांटिक पोइट्री में रीजन और इंटेलेक्ट का स्थान इमेजिनेशंस, इमोशंस और पैशंस ले लेती हैं। नंबर 4, सुपरनेचुरलिज्म प्रूव्स टू बी एन आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर of the romantic poetry. It is this supernaturalism that gives the atmospheres of wonder and mystery. This is why Walter Pater, an essayist and literary critic, defines romantic poetry as addition of strangeness to beauty. Supernaturalism romantic एज की पोइट्री की एक आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक है। ये सुपरनेचुरलिज्म ही है जो पोइटिक वर्क में वंडर और मिस्ट्री का एटमॉस्फेयर बनाता है। एक प्रसिद्ध निबंधकार और लिटरेरी क्रिटिक वॉल्टर पेटर ने रोमांटिक पोइट्री को एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी कहकर पुकारा है। इट ब्रिंग्स मी टू न्यू हेडिंग, द प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिक एज। द एलिमेंट्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री कैन बी सीन even in the poetry of the ages prior to French Revolution and Romantic Age. The poets who introduced romantic ideas in neoclassical age or transitional age are called the precursors of Romantic Age. French Revolution और Romantic Age से पहले आने वाली पोइट्री में भी कहीं कहीं पर हमें रोमांटिक पोइट्री वाले एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। न्यू क्लासिकल और ट्रांजिशनल एज में भी कुछ ऐसे पोइट्स आए जिन्होंने रोमांटिक आइडियाज को इंट्रोड्यूस किया था। जेम्स थॉमसन्स सीजन्स 1726 to 1730, थॉमस ग्रेज एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड 1750 to 51, विलियम कॉलिंस ओड टू इवनिंग 1747, थॉमस परसीज द रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री 1765, विलियम ब्लेक्स सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस 1789 and songs of experience 1794 are the works written by the precursors of the romantic age. French Revolution accelerated the approach of romantic age and the close of new classical age. जेम्स थॉमसन का सीजन्स, थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, विलियम कॉलिंस की ओड टू इवनिंग, टॉमस पर्सी के द रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री और विलियम ब्लेक के सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस ऐसे वर्क हैं जो रोमांटिक एज के आने से भी पहले रोमांटिक एलिमेंट्स को लिए हुए थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन रोमांटिक एज को जल्दी लाने और न्यू क्लासिकल एज को जल्दी समाप्त करने का मुख्य कारण बना था। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड रोमांटिक एज। फ्रेंच रेवोल्यूशन occurred in the year 1789
with the fall of Bastille. French Revolution overthrew the monarchy and established a republic government in France. It was not only a historical event of France, but it was something that changed the attitude of the people throughout the world. French Revolution brought the era of new thinking and introspection. It made a powerful impact on the English literature. The influence of liberty, equality, and fraternity of French Revolution can be seen in the poetry of William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge, who laid the foundation of Romantic Age with the publication of their lyrical ballads in 1798. Bastille के फॉल के साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में अस्तित्व में आया और यही वो रिवॉल्यूशन था जिसने मोनर्की यानी कि राजा प्रथा को समाप्त करके फ्रांस में एक रिपब्लिक गवर्नमेंट को स्थापित किया था। ये सिर्फ फ्रांस की ही एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि ये वो चीज भी थी जिसने पूरी दुनिया के लोगों के एटीट्यूड में परिवर्तन ला दिया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन brought the era of new thinking and introspection. It made a powerful impact on the English literature. The influence of liberty, equality, and fraternity of French Revolution can be seen in the poetry of William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge, who laid the foundation of Romantic Age with the publication of their work, Lyrical Ballads, in 1798. फ्रेंच रेवोल्यूशन एक नई सोच और आत्म मंथन का युग लेकर आया था। इसने इंग्लिश लिटरेचर पर भी गहरा प्रभाव जमाया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्लोगन लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का प्रभाव हमें विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कोलेरिज की पोइट्री में भी देखने को मिलता है, जिन्होंने लिरिकल बैलेट्स पब्लिश कराकर 1798 में रोमांटिक एज की नींव रखी थी। फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स Wordsworth and Coleridge, along with Robert Southey, formed the trio called Lake Poets, and these poets with others also make the first generation of the Romantic Age. Wordsworth, the priest of nature, defined the poetry as the breath and finer spirit of all knowledge and the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. Coleridge gave the concept of willing suspension of disbelief in his famous book Biographia Literaria. Wordsworth, Coleridge और रॉबर्ट साउदे के ट्रियो को लेक पोइट्स के नाम से जाना जाता है। ये तीन पोइट्स और इनके साथ कुछ और पोइट्स मिलकर फर्स्ट जनरेशन ऑफ द रोमांटिक पोइट्स बनाते हैं। वर्ड्सवर्थ, जिन्हें प्रकृति का पुजारी भी कहा जाता है, ने पोइट्री को परिभाषित करते हुए कहा है कि इट इज द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, और इसके अलावा ही कॉल्स पोइट्री द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। कोलेरिज, जिनकी पोइट्री में हमें सुपरनेचुरल एलिमेंट्स अक्सर देखने को मिलते हैं, उन्होंने अपनी बुक बायोग्राफिया लिटरेरिया में अपना विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ वाला कॉन्सेप्ट दिया है। सेकेंड जनरेशन of romantic poets. The second generation of romantic poets includes Lord Byron, P.B. Shelley and John Keats. Shelley is a great lyric poet of the age. His lines, "If winter comes, can spring be far behind?" and "Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts, always remain in the mind." Keats is a sensuous poet, and he is the one who has given the concept of negative capability. In his poetry, we find the Hellenic elements. Second generation of romantic poets में लॉर्ड बायरन, पीबी शैली और जॉन कीट्स जैसे पोइट्स को रखा जाता है। शैली की लाइंस "If winter comes, can spring be far behind?" और "Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts" कभी ना भुलाए जा सकने वाली पोइटिक लाइंस हैं। कीट्स एक सेंसुअस पोइट है और उन्होंने ही नेगेटिव कैपेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट दिया है। कीट्स की पोइट्री में हमें हेलेनिक एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। वी कैन कंक्लूड आवर आंसर विद द कंक्लूडिंग लाइंस वी फाइंड इन कीट्स ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। ब्यूटी इज ट्रूथ
ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। जो सुंदर है वो सत्य है और सत्य ही सुंदर है। यही वो चीज है जो आप इस पृथ्वी पर आकर जानते हो और यही आपको जानने की भी आवश्यकता है। It is the end of today's class, friends. Bye for now. I'll be back with new lesson very soon.